हेलो एवरीवन, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की लेक्चर सीरीज और जो हमारा पहला टॉपिक है वो है द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। International relations literally refers to the interrelationships of states and the non-state actors. States और non-state actors के आपस में relationships को study करना ही international relations होता है. And interdependence of states created the international relations. States की आपस में जो dependence है उसी ने international relations को create किया. आज के समय में ऐसी कोई state नहीं है जो कि completely self-sufficient हो. हर state डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरी स्टेट पर डिपेंडेंट होती है और इसी वजह से इंटरडिपेंडेंस क्रिएट होती है, जिसकी वजह से क्रिएट हुआ है एक सेपरेट टॉपिक जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें यह भी डिस्कस किया जाता है कि पीस को कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, वर्ल्ड में प्रॉस्पेरिटी कैसे लाई जाए, कोऑपरेशन को कैसे एनहांस किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे अवॉइड किया जाए. As an academic discipline, it's of a recent origin. ये ज़्यादा पुराना नहीं है academic discipline के तौर पर, और इसका जो emergence हुआ था वो हुआ था at the beginning of the 20th century. Academic discipline के तौर पर इसकी शुरुआत मानी जाती है towards the beginning of the 20th century. हालांकि अगर हम practice के तौर पर बात करें तो ये सालों से चलता आ रहा है जब से city states का concept आया था. तो हम कह सकते हैं जब से ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई थी. कब हुई थी वो? 1648 में, विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न स्टेट सिस्टम. तो जब से स्टेट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करती आ रही हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस तब से चलता आ रहा है एज अ प्रैक्टिस. और ये जो टर्म है इंटरनेशनल रिलेशंस, ये किसके द्वारा कॉइन की गई थी? ये कॉइन की गई थी जेरेमी बेंथम के द्वारा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये उन्होंने कहाँ कॉइन करी थी? इन हिज 1789 बुक प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन. ये आपको पता होना चाहिए. और इंटरनेशनल रिलेशंस को या तो पॉलिटिकल साइंस के अंडर एज अ सब फील्ड स्टडी किया जाता है या इसे एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन स्टडी किया जाता है. सो इट्स एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन एज वेल एज अ सब फील्ड ऑल्सो. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशंस through understanding its definition. International relations की कोई एक पर्टिकुलर डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि डिफरेंट स्कॉलर्स ने इसे डिफरेंट तरीकों से डिफाइन किया है. सबसे पहले आ जाती है मॉर्गनथॉ की स्टेटमेंट, जो कि सबसे प्रोमिनेंट रियलिस्ट थिंकर है इंटरनेशनल रिलेशंस में. अकॉर्डिंग टू हिम, international politics includes analysis of political relations and problems of peace among nations. And further he writes that it is the struggle for and use of power among nations. मॉर्गनथो की ये जो स्टेटमेंट है, इसका जो सेकंड पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनकी बहुत एक पॉपुलर स्टेटमेंट भी है, जिसमें वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर पावर अमंग नेशंस. उनका मानना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल रिलेशंस को एनालाइज किया जाता है और साथ ही साथ जो पीस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं अमंग नेशंस, उसको भी एनालाइज किया जाता है. मॉर्गनथो का मानना था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमेशा पावर के लिए स्ट्रगल चलता रहता है. हर देश पावरफुल बनना चाहती है और इसीलिए वो पावर के लिए स्ट्रगल भी करती रहती है और उस पावर को यूज भी करती रहती है. दैट्स व्हाई इट इज द स्ट्रगल फॉर एंड यूज ऑफ पावर अमंग नेशंस. वहीं इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का कहना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ स्टेट्स विद ईच अदर and with international organizations and certain subnational entities. Encyclopedia Britannica के अनुसार इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या आता है? इसमें आता है देशों के जो आपस में रिलेशंस होते हैं एक दूसरे से, उसको स्टडी करना, एज वेल एज जो स्टेट्स के दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, या जो सर्टन सब नेशनल एंटिटीज होती हैं जैसे कि ब्यूरोक्रेसीज, पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, उनके साथ जो रिलेशंस होते हैं उनकी स्टडी भी इंटरनेशनल रिलेशंस में आती है. सो हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशंस अमंग द वेरियस स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड. इंटरनेशनल रिलेशंस डील करता है जो स्टेट्स के आपस में रिलेशंस होते हैं उनकी स्टडी करना, और उसके साथ ही साथ इसमें नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस की भी स्टडी इंक्लूडेड होती है. इसके साथ ही साथ इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडी, war and peace, disarmament, alliance formation, terrorism, and international system
जैसे कॉन्सेप्ट्स की भी स्टडी इंक्लूडेड होती है। तो ये बात यहाँ क्लियर हो जाती है कि इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ स्टेट से डील नहीं करता है। होप द मीनिंग इज क्लियर टू यू। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो एक बार इनका डिफरेंस समझ लेते हैं। जो सबसे पहला डिफरेंस है बिटवीन द टू, इट इज इन टर्म्स ऑफ द स्कोप। इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसे शॉर्ट में IR भी कहा जाता है, इट इज मच वाइडर इन स्कोप इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या क्या आता है, इसमें पॉलिटिकल रिलेशंस भी आते हैं, नॉन पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी आते हैं, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, लीगल, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल रिलेशन सब कुछ इंक्लूडेड होता है। Whereas जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, इट कवर्स ओनली द पॉलिटिकल एस्पेक्ट। तो इसीलिए जो IR है, इट इज मच वाइडर इन स्कोप। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो मेन कंसर्न है, दैट इज विद द स्ट्रगल फॉर पावर। सेकेंड डिफरेंस इज इन टर्म्स ऑफ द एम। इंटरनेशनल रिलेशंस का एम क्या होता है? इंटरनेशनल पीस को एस्टैब्लिश करना। कैसे? थ्रू कोऑपरेशन एंड अग्रीमेंट। वहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का क्या एम होता है? Becoming powerful. Every state tries to become more powerful. Why? Because international politics is the struggle for power. International politics को माना जाता है struggle for power, जहां हर देश powerful बनना चाहता है और उस power को वो use भी करता है। और ये struggle for power चलता है through conflicts, wars among different nations. वहीं तीसरा difference जो है, that is in terms of the usage of the term. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, दैट वाज यूरोसेंट्रिक। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो टर्म है, वो यूरोपियन स्कॉलर्स द्वारा ज्यादा यूज की जाती थी। ये उस समय में यूज की जाती थी जब ये जो फील्ड था, इट वाज डोमिनेटेड बाय द यूरोपियंस, और जो फोकस ऑफ द स्टडी होता था वो भी यूरोपियन पॉलिटिक्स ही होती थी। वेराज जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, दैट इज नॉट यूरोसेंट्रिक। ये यूरोपियन पॉलिटिक्स पर ही सोलली फोकस नहीं करता है, ये हर रीजन की पॉलिटिक्स पर फोकस करता है, चाहे लैटिन अमेरिकन हो, एशियन हो या अफ्रीकन भी हो। सो दीज वर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द टू। हाउएवर, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इंटरचेंजेबली यूज भी कर लिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें इंटरचेंजेबली यूज करने में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इन इंटरनेशनल रिलेशंस, nations are the primary actors. Nations जो हैं वो main actors हैं, they are the primary actors, but that doesn't mean they are the only actors. उनके साथ ही साथ non-state actors भी हैं, जिनमें international organizations like UN है, UNICEF, NGOs like Red Cross, Oxfam है, या MNCs like Google, Microsoft है. So states are the primary actors, but they are not the sole actors of international relations. Second is national interest is the objective. राष्ट्र हित हर देश का ऑब्जेक्टिव है। हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करना चाहता है और इसी पर्पस के लिए वो दूसरे नेशन के साथ रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करता है, दूसरे देशों पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करता है ताकि अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल किया जा सके। थर्ड इज पावर एज द मीन्स। पावर या शक्ति एक मीन्स या माध्यम है जिसके द्वारा देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के गोल्स को अचीव करता है। जो इन गोल्स को सिक्योर करने का जरिया है वो एक देश की पावर है। कोई देश ज्यादा शक्तिशाली होता है, कोई कम शक्तिशाली होता है, और इस पर्सपेक्टिव की स्टडी भी इंटरनेशनल रिलेशंस में की जाती है। किसी भी देश के लिए पावर बहुत जरूरी है, इसलिए नेशंस जो हैं वो कंटिन्यूअसली प्रयास करते रहते हैं ज्यादा से ज्यादा पावर को एक्वायर करने की, उसे मेंटेन करने की या उसे इंक्रीज करने की। और पावर होती क्या है? ये एक एबिलिटी है जिसके द्वारा दूसरे देशों के एक्शंस को, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है या रेगुलेट किया जा सकता है। पावर एज द मीन्स एज वेल एज एन एंड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है कि पावर सिर्फ एक माध्यम या मीन्स ही नहीं है, बल्कि एक एंड भी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। नेशंस यूज करते हैं पावर को अपने गोल्स को सिक्योर करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ उनको पावर चाहिए होती है एज एन एंड ऑल्सो।
हर देश का एंड गोल होता है पावरफुल बनना, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं। तो यहाँ पावर होता है एन एंड, और पावर को एज अ मीन्स भी यूज किया जाता है अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। So nations use power for securing the goals of their national interest, and at the same time they regard power as a vital part of their national interest. Conflict as the condition of international relations. Conflict की स्थिति भी पैदा हो जाती है इंटरनेशनल रिलेशंस में। वो कैसे होगी? देखिए, हर देश के अपने अपने राष्ट्रहित हैं, तो ये जो इंटरेस्ट होते हैं देशों के, ये आपस में ना तो फुली तरह से कंपैटिबल हैं, ना ही ये इनकम्पैटिबल हैं। और ये जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है नेशनल इंटरेस्ट की, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देती है। अब एक देश चाहता है कि वॉर होए, दूसरा देश चाहता है कि पीस बनी रहे, तो यहाँ पर हो गई इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, और इससे क्या हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हुआ बिटवीन द टू नेशंस। तो इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट की वजह से क्रिएट होता है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है इंटरनेशनल रिलेशंस की। But also international relations is a process of conflict resolution among nations. Conflict तो नहीं हटाया जा सकता पूरे तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन से, बट conflict को रिजॉल्व जरूर कराया जा सकता है। और इसे रिजॉल्व कराने की जरूरत इसलिए भी है कि अगर ये अनरिजॉल्व रह गया तो इससे वॉर भी हो सकती है। तो इसी वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस में कंटिन्यूसली ऐसे प्रयास चलते रहते हैं जिनके द्वारा कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व भी किया जा सके। नेशंस बातचीत के थ्रू, नेगोशिएशंस के थ्रू अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, या अपनी रिसोर्सेज को भी यूज कर सकते हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए। तो कॉन्फ्लिक्ट भी चलता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और साथ ही साथ ऐसी प्रक्रियाएं भी चलती रहती हैं जिनके थ्रू इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जा सके। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस इंटरैक्शंस अमंग नेशंस। इंटरैक्शंस हमेशा चलती रहती हैं बिटवीन द नेशंस, because international relations is about interrelationships between the states. इन्हीं इंटरैक्शंस के थ्रू एक नेशन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है दूसरे नेशन के सामने, और साथ ही साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी फुलफिल करता है। So international politics is a continuing phenomena of interactions. Next is interactions among foreign policy. हर नेशन अपनी एक फॉरेन पॉलिसी बनाता है और उस फॉरेन पॉलिसी को वो फॉलो करता है। वो फॉरेन पॉलिसी उस देश के नेशनल इंटरेस्ट के गोल्स को डिफाइन करती है, और साथ ही साथ वो मीन्स भी डिफाइन करती है जिनके थ्रू उन गोल्स को अचीव किया जाएगा। जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत की पॉलिसी थी पंचशील की, फिर हमने नॉन अलाइंड की पॉलिसी को भी फॉलो किया, जिसकी वजह से हमने कोल्ड वॉर के किसी भी गुट को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उस समय पर यही करना हमारे नेशनल इंटरेस्ट में था। It is an interdisciplinary subject. इंटरनेशनल रिलेशंस एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसमें जो सोशल साइंसेस के दूसरे डिसिप्लिन्स हैं, चाहे हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, फिलोसफी हो या ज्योग्राफी हो, इन डिसिप्लिन्स के कॉन्सेप्ट्स को भी इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टडी किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिबरलिज्म को इकोनॉमिक्स में भी स्टडी किया जाता है, इसे इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी स्टडी किया जाता है। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। There is no single definition of international relations, जो कि हमने मीनिंग डिस्कस करते समय भी समझा कि इंटरनेशनल रिलेशंस की एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है। डिफरेंट थिंकर्स ने इसे डिफरेंट तरीकों से डिफाइन किया है। जैसा कि कुछ लोग तो यही मानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सेम है, अलग नहीं है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये दोनों तो डिफरेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कोप बहुत ज्यादा ब्रॉड है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से, तो इसलिए इसकी एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है। So this was the nature of international relations. Now comes the scope of international relations. What is included in its field of study? It includes the study of nation-state system or the nation-states. Nation-states primary actors हैं international relations में, तो इनकी स्टडी करना तो आएगा ही इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप में। इसमें स्टडी किया जाता है कि कैसे स्टेट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। हर स्टेट का बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है उनकी आइडियोलॉजी से, उनकी ज्योग्राफी से, रिसोर्सेस से, उनकी पॉपुलेशन से, इवन उनकी डिप्लोमेसी से भी।
तो इसीलिए नेशन स्टेट्स की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्र हितों की स्टडी करना तो बहुत ही जरूरी है इंटरनेशनल रिलेशन में, क्योंकि अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए ही तो स्टेट्स एक दूसरे के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश करते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ नेशनल पावर। नेशनल पावर की स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें हम स्टडी करते हैं कि किस किस प्रकार की नेशनल पावर होती हैं, ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो एक देश की नेशनल पावर को डिटरमाइन करते हैं, which is very important to study because nations at the end of the day they always act on the basis of their national power। और ये नेशनल पावर ये जो डिटरमाइन करती है कि क्या एक नेशन के पास कैपेबिलिटी है अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को कैरी आउट करने की या नहीं है। इवन एक देश का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो भी उसकी नेशनल पावर के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा। यहाँ तक कि हम नेशन स्टेट्स को भी कैटेगराइज करते हैं एज बिग पावर्स और स्मॉल पावर्स और वीक पावर्स। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब नेशनल पावर और नेशनल इंटरेस्ट स्टडी करेंगे तो फॉरेन पॉलिसी तो स्टडी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के थ्रू ही तो जो नेशनल इंटरेस्ट के गोल्स हैं उनको अचीव किया जाता है। अगर एक देश की फॉरेन पॉलिसी ही नहीं होगी तो वो कैसे दूसरे देशों के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश करेगा। तो हर स्टेट का जो बिहेवियर होता है इंटरनेशनल रिलेशन में वो उसकी फॉरेन पॉलिसी के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। देन कम्स द स्टडी ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ जहां हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो नॉन स्टेट एक्टर्स की स्टडी भी इंटरनेशनल रिलेशंस में आती है। ये क्या रोल प्ले करते हैं, कैसे रोल प्ले करते हैं, ये सब इसके स्कोप में इंक्लूडेड होता है। और वैसे भी इंटरनेशनल रिलेशंस में नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल इंक्रीज हुआ है, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी दीज। देन कम्स द स्टडी ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी स्टडी आती है, जैसे कि यूएन, और साथ ही साथ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि आसियान, ईयू, सार्क, ट्रेडिंग ब्लॉक्स जैसे कि नाफ्टा एंड सेवरल अदर ग्रुप्स, जिसमें आ सकते हैं G8, G77, G20, G24। तो इन सब की स्टडी भी इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप में आती है। और ये ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टेंस में आती हैं इकोनॉमिक पर्पस के लिए या मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल या किसी प्रकार के कल्चरल कोऑपरेशन के लिए भी। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें इनकी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आते हैं इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स। अब इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि फॉरेन एड, लोन, ट्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स हैं जिनके द्वारा एक देश दूसरे देश के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक स्टेट दूसरे स्टेट की बात नहीं मान रहा है लेकिन वो उन्हें फॉरेन एड दे देती है, तो सेकंड जो स्टेट है वो फटाफट उनकी बात मान लेती है। तो इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स आज के टाइम में दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड हेंस दे फॉर्म द कोर ऑफ स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। फिर आता है स्टडी ऑफ वॉर एंड पीस। इसमें स्टडी किया जाता है वॉर को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, वॉर की क्या हिस्ट्री रही है, इसको रोकने के लिए क्या क्या इंटरनेशनल लेवल पर प्रयास किए गए हैं, और ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा वॉर को अवॉइड किया जा सकता है। और साथ ही साथ हम स्टडी करते हैं कि पीस एस्टैब्लिश करने की क्या क्या तरीके हैं। सो स्टडी ऑफ वॉर एंड पीस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। फिर इसमें डिसआर्मामेंट की स्टडी भी आती है, जिसमें हम आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट रेस के बारे में भी स्टडी करेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। डिसआर्मामेंट से रिलेटेड क्या क्या ट्रीटी साइन हुई हैं उनका हम स्टडी करते हैं। फॉलोड बाय द स्टडी ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी कैसे इवॉल्व हुई, ओल्ड डिप्लोमेसी किस प्रकार की थी, न्यू डिप्लोमेसी किस प्रकार की है, कैसे वो ओल्ड डिप्लोमेसी से डिफरेंट है, ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा डिप्लोमेसी को कंडक्ट किया जाता है, ये सब भी इसकी स्टडी में आता है। इन टॉपिक्स को हम आगे चलकर वीडियोस में कवर करेंगे। इंटरनेशनल लॉ की स्टडी भी इसमें आती है। इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? बेसिकली इट्स अ सेट ऑफ रूल्स दैट रेगुलेट्स एंड डिटरमाइंस द इंटरस्टेट बिहेवियर। ऑल्सो इसमें हम नेशनलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। वी स्टडी अबाउट द रोल ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड कैसे क्रिएट हुआ, नॉन अलाइनमेंट की स्टडीज में आती है।
फिर हम डिफरेंट आइडियोलॉजीज को भी इसमें स्टडी करते हैं, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, नाजिज्म, फैसिज्म, ये सब भी हम इसमें स्टडी करते हैं। साथ ही साथ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन आईआर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आईआर को समझने के क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है, लिबरलिस्ट पर्सपेक्टिव है। इन थियरीज के द्वारा आईआर को समझा जाता है। ये थियरीज अपने अपने हिसाब से डिफाइन करती हैं कि आईआर क्या है। जियोपॉलिटिक्स आल्सो कम्स अंडर द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या रोल प्ले करती है इंटरनेशनल रिलेशंस में एंड इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर, ये सब भी हम इसमें स्टडी करते हैं। अलोंगसाइड सेवरल करंट ग्लोबल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, जिसमें आते हैं टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब भी इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप में आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कोप कितना ज्यादा ब्रॉड है, फ्रॉम द स्टडी ऑफ स्टेट्स टू द स्टडी ऑफ पावर, फ्रॉम द स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, आइडियोलॉजीज, जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स, डिप्लोमेसी, इसका स्कोप बहुत ब्रॉड है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होता है। It is the study of relations among the various states as well as the non-state actors, in which the nations are the primary actors and the national interest is the objective of every nation. Plus power is the means as well as an end, as well as conflict is a condition of international relations. ये एक interdisciplinary subject है जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। So I hope कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।